Hello my dear students, how are you? It's me Priyanka and welcome to my YouTube channel Priyanka's Chemical Classes. Now we will start with the new chapter of class 12 that's name is Chemical Kinetics. Chemical Kinetics इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, केमिकल को यहाँ कोरिलेट जो केमिकल वर्ड है ये हमें बताता है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में बता रहा है ये हमें? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देन काइनेटिक जो वर्ड है ये हमें बताता है स्पीड या रेट, स्पीड या रेट। तो केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक मीन्स मोशन, स्पीड या रेट। क्लियर? केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक मीन्स स्पीड या रेट। वो ब्रांच जिसमें केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। यानी केमिकल काइनेटिक्स कौन सी ब्रांच है जिसमें केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट का डिटरमाइन स्टडी की जाती है, उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखेंगे क्या डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी केमिस्ट्री की विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन की जो स्टडी है वो किसके अंदर की जाती है? केमिकल काइनेटिक्स में। फिर हम देखते हैं कि जो इसका क्लासिफिकेशन है किसका? रिएक्शंस का। देखिए यूनिवर्स में जितनी भी रिएक्शंस है बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, अनलिमिटेड रिएक्शंस होती हैं, बट सारी रिएक्शंस को 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले जो रिएक्शंस आती हैं वो है वेरी फास्ट रिएक्शन एंड देन वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। मीन्स बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं और बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं। इस तरीके से जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू रेट, उनकी रेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है? वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? दीज आर द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यानी बहुत ही थोड़े से टाइम में क्विक रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शंस में आती हैं। यानी आयोनिक रिएक्शंस जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस है, इसके एग्जांपल क्या हैं? जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस है वो किस में आती हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन में। मतलब ये कितने टाइम में हो जाती हैं? 10⁻12 से 10⁻16 सेकेंड के अंदर। मतलब इतने शॉर्ट टाइम में हो जाती है कि हम इनकी स्टडी कर ही नहीं पाते हैं, इनकी जो रेट है उसको डिटरमाइन कर ही नहीं पाते हैं। वो होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस। और इसके अंदर जितनी भी कौन सी आयनिक रिएक्शंस आती हैं, फॉर द एग्जांपल AgNO3 लिया है हमने एक्वस सॉल्यूशन और NaCl लिया है। इसमें क्या होता है? ये भी आयंस के रूप में है और ये भी आयंस के रूप में है। इस पे प्लस चार्ज है, माइनस सबको पता है, इस पे Na प्लस है और Cl माइनस है। तो इसमें क्या होगा? जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका? आयंस का एक्सचेंज होगा। किसका? ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और ये इसके साथ। सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हुआ है और AgCl का सॉल्यूशन के अंदर PPT वाइट PPT बन के पेंदे में चला गया और NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन के रूप में हमें मिल गया। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयन के एक्सचेंज के साथ हो रहा है। इसमें ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ना ही किसी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए ये रिएक्शन कैसी होती है? क्विक रिएक्शन, जो कुछ ही सेकेंड्स में कंप्लीट भी हो जाती हैं। बट इंडस्ट्रियल पर्पज़ के अकॉर्डिंग इस टाइप की रिएक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती हैं वो इतनी फास्ट होती हैं कि इनकी स्टडी अगर हम कर भी लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल भी लेंगे, तो भी इनका कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स इस टाइप की रिएक्शन की स्टडी इसमें हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे। सेकेंड हमारे आती हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शन जो होती है, दीज आर द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सम डेज और मंथ्स। यानी इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो इतनी स्लो होती हैं कि
को कंप्लीट होने में हो सकता है कुछ दिन लगें, कुछ महीने लगें या कुछ साल लगें। तो ऐसी इतनी स्लो मोशन में होने वाली रिएक्शन की स्टडी भी इस चैप्टर में नहीं करेंगे। फॉर द एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए कोई ये तो है नहीं कि आज ही आप कोई नई चीज़ लेके आए हो और उसी दिन आते ही उस पर जंग लग गया। कोई भी लोहे की नई चीज़ है, आपने नया दरवाज़ा लगवाया है या कुछ भी है, उस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही स्लो रिएक्शंस में आती हैं। नाउ थर्ड इज मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रेट रिएक्शन जो होती हैं, दीज आर द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सम मिनट्स और हावर्स। इस टाइप की रिएक्शन जो होती हैं वो ना ही तो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, मॉडरेट जो रिएक्शंस होती हैं मीन्स इस टाइप की रिएक्शंस के एग्जांपल में आती हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो मॉडरेट रेट की रिएक्शंस होती हैं। फॉर द एग्जांपल देखिए यहाँ पे N2 से N2 और 3H2 है। 1 N2 लिया हमने, थ्राइस H2 है और ट्वाइस अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। बट इसमें क्या प्रोसेस है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का। अब ये नाइट्रोजन के जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे या हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा NH3। 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। इनके एक एक बॉन्ड ब्रेक हुए, इसके तीनों बॉन्ड ब्रेक हुए और इस टाइप की एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगी। बट इसमें क्या हो रहा है, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कुछ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बट ये जो रिएक्शन है ये एक पर्टिकुलर टाइम एरिया में होती है कि ये 1 आवर में होगी या 30 मिनट्स में होगी या 2 आवर्स में होगी। एक मॉडरेट टाइम होता है इसका। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो ना ही तो बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्शंस होती हैं और ना ही बहुत ही स्लो होती हैं, एक फाइनाइट टाइम में होती है। एक किसमें, एक फाइनाइट टाइम के अंदर कंप्लीट होती हैं। इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शन। और हमें इंडस्ट्रियल पर्पज से इसी टाइप की रिएक्शंस की स्टडी करनी है। इस चैप्टर में हम इन्हीं रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शंस के टाइप्स हैं 3, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रेट की रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में आयनिक रिएक्शंस आएंगी, वेरी स्लो रिएक्शन फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन और मॉडरेट में मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आएंगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग ये देखेंगे, हम जब बात कर रहे हैं रेट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखें कि रेट होती क्या है। तो रेट कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें टाइम के साथ उसके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जो चेंजमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी रेट बोलते हैं। हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन में टाइम के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में क्या क्या कमियां आ रही हैं वो उसकी रेट कहलाती है। अब रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये वाली रिएक्शन अगर हम देखें, इसमें ये क्या है, रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होंगे, कम होंगे, डिक्रीज होंगे, और प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो रिएक्टेंट जो है इनमें क्या होगा, टाइम के साथ जब ये डिक्रीज होंगे मीन्स इनकी कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कमी हो रही है। जबकि प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, इसमें ये जो इसकी कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आएगी और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें फॉर रिएक्टेंट्स के लिए देखी जाए तो क्या होगी, -1/A स्टोइकियोमेट्री जो होगी वो इसके डिवाइड में जाएगी, dA/dt। यहाँ पे D जो है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो चेंजमेंट आ रहा है उसको। दिस कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट A की, और किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, तो dt इक्वल्स टू, अब ये हमने A के लिए लिखा, माइनस हम लोग यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, उस कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये माइनस का सिंबल। एंड देन
1/b, स्टोइकियोमेट्री हम डिवाइड में ले रहे हैं, d ब्रैकेट b/dt। तो ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिएक्टेंट है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम माइनस का सिंबल लगाएंगे और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्रोडक्ट के लिए अगर देखा जाए, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का 1/x dx/dt इक्वल्स टू प्लस 1/y dy/dt। हम जो ये स्टोइकियोमेट्री यूनिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको हम डिवाइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बैलेंस इक्वेशंस नीड है। यहाँ पे हमें कैसी इक्वेशन चाहिए, बैलेंस इक्वेशन चाहिए। तो हम जो स्टोइकियोमेट्री होगी उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। ये कट हो जाएंगे और हमारे पास dA/dt का जो है वो बचेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिएक्टेंट के लिए हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए हम प्लस का लगाएंगे। ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, डी जो है चेंजमेंट है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो चेंजमेंट हो रहा है कंसंट्रेशन में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिर हम देखते हैं कि इसकी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें क्या होगी, कंसंट्रेशन में चेंजमेंट आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर और टाइम को हम यहाँ लेंगे ऐसा यूनिट में सेकेंड। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल्स टू मोल अपॉन लीटर अपॉन सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर। इसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट के लिए हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, कंसंट्रेशन की टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर एंड देन टाइम इज सेकेंड। तो यूनिट इसकी हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, जो रिएक्शंस है वो टू टाइप की हैं। रेट को कितने क्लासिफाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में, टू, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कोई भी दो अलग अलग टाइम लिए जाएं, हम पर्टिकुलर ये माने कि T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 5 मोल, T2 टाइम पे कितनी बची 3 मोल, यानी T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है और T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसके बीच का जो एवरेज है वो हम निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अभी हम इसको ग्राफिकली भी समझेंगे, पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कोई भी दो अलग अलग टाइम के बीच को जो डिटरमाइन करता है, एक बिग चेंजमेंट को डिटरमाइन करता है, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत आता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये C और T क्या है, C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, T टाइम को। अब C2 माइनस C1 का मतलब क्या है कि T1 टाइम पे कंसंट्रेशन थी C1 एंड T2 टाइम पे कंसंट्रेशन थी C2, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम निकाल रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल C एंड T2 माइनस T1। एवरेज कैसे निकालेंगे, डेल T। अब C कंसंट्रेशन है, इसको हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल X, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, A B C, जो भी हम कोई भी रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो डेल X अपॉन dt। तो ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये रेट ऑफ रिएक्शन हम कब निकालते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए। यानी कोई भी पर्टिकुलर टाइम, आपको एक पॉइंट दे दिया कि इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। आपसे ये नहीं पूछा है कि पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो टाइम के साथ तो कंसंट्रेशन में कितना चेंजमेंट आया, नो। इस टाइप की जो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमसे पूछा गया है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, तो वो किस में डिटरमाइन करेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, जबकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल से। तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन DC अपॉन dt।
अब डी सी कंसंट्रेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो हमने यहाँ लिखा dx/dt। इसमें चेंज कहाँ आया, यहाँ d आ रहा है और यहाँ पे डेल आ रहा है। डेल रिप्रेजेंट कर रहा है एक बिग चेंजमेंट को, जबकि d किसको, स्मॉल चेंजमेंट को। इंस्टेंट पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, एक टाइम पे, वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एंड देन एवरेज इज बिग चेंजमेंट del(x/del)t। दोनों चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें कि किस तरीके से इसमें चेंजमेंट आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए आपको मैं ग्राफ के थ्रू इसको बताती हूँ कि किस तरीके से इसमें। नाउ वी प्लॉट ए ग्राफ। देखिए इधर हम लोग ले रहे हैं कंसंट्रेशन को और इस तरफ हम लोग ले रहे हैं टाइम को। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है, अगर हम अभी किसके लिए बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। ये ग्राफ हम किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। शायद यहाँ आपको दिखाई देगा। रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए जब हम ये ग्राफ बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ t0 टाइम पे, जब टाइम क्या है t0, उस वक्त कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। रिएक्टेंट हमेशा कम होंगे और प्रोडक्ट का हमेशा क्या होगा, इंक्रीज़ होंगे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में है तो टाइम के साथ रिएक्टेंट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब t0 टाइम है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो उस टाइम उसका कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी। हम माने कि उस टाइम उसकी कंसंट्रेशन है C1, ठीक है, t0 टाइम पे, सॉरी t0 टाइम पे बात करें तो ये कंसंट्रेशन इसकी हाईएस्ट होगी, C1 नहीं, हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी t0 टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे अब हमने मान लिया कि t1 टाइम, ये है t1 टाइम, t1 टाइम पे जो रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C1। इस तरीके से t1 टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, C1। और हम ले लें कि t2 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, C2। तो आप लोग देखिए t1 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और t2 टाइम पे कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है C1 एंड C2। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है कि जब t1 टाइम था तो कंसंट्रेशन इतनी थी और t2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2 है, तो एवरेज के अकॉर्डिंग कितनी कमी आई उस चीज़ को शो करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये इसके डिफ्रेंशिएशन को शो कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल C अपॉन डेल T, क्योंकि ये एवरेज को बताएगा T2 माइनस T1, C2 माइनस C1, तो डेल C अपॉन डेल T, ये इस एवरेज को शो कर रहा है। तो डेल यहाँ पे क्या बता रहा है, एक बिग चेंजमेंट, जो इसके दो अलग अलग टाइम के बीच में जो चेंजमेंट आया है उसको डेल शो कर रहा है, C2 माइनस C1। अब ये देखिए आप लोग इसमें देख रहे हैं कि T1 टाइम पे जो C1 जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू C2 के। C2 की वैल्यू देखिए कम आ रही है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है। तो C2 माइनस C1 में C1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव, यानी नेगेटिव डेल C अपॉन डेल T। बट जो कोई भी रेट होती है, स्पीड होती है, वो कभी नेगेटिव में नहीं आती, इसलिए इस पूरी वैल्यू के बाहर हम अपनी तरफ से नेगेटिव का साइन लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये पूरी वैल्यू
नेगेटिव नेगेटिव किस में, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल सी अपॉन डेल टी। तो देखिए ये जो नेगेटिव साइन है ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है, ये हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती है। माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव में आएगी, इसलिए इसके हम नेगेटिव का साइन यूज़ कर रहे हैं। रिएक्टेंट है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव का साइन शो कर रहे हैं। बट एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि रिएक्टेंट की टाइम के साथ में अगर हम एवरेज में निकालें, स्पेशली रिएक्टेंट के केस में, तो T1 टाइम पे C1 की वैल्यू मैक्सिमम होती है और C2 की वैल्यू कम होती है, इसलिए ये वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में। हमने ये बात की है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें तो क्या होगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो होगा वो टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज। प्रोडक्ट हमेशा टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज, और इस टाइप का इसमें प्लॉट बनेगा। अब देखिए जो T0 टाइम है, इधर ये कंसंट्रेशन लेंगे हम लोग और इधर टाइम। T0 टाइम पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम बढ़ेगा, यानी हम लें T1 टाइम पे, तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, C1, और T2 टाइम पे अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू C2। अब हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है। C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कम है, किसके कंपेयर, C2 के। और आगे ये जो रिएक्शन इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये शो कर रही है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट जब का फॉर्मेशन होने लगा था, तो जो रिएक्टेंट है, सॉरी जो प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब ये रिएक्शन जो है वो एंडिंग की ओर जाएगी, यानी मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका होगा और रिएक्टेंट क्या, जो रिएक्शन है वो क्या होने वाली है, स्टॉप होने वाली है। उस टाइम ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से प्लॉट किया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम एवरेज रेट निकालें तो कैसे निकालेंगे, वही C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, तो एवरेज क्या निकलेगा, डेल C अपॉन डेल T। अब देखिए यहाँ C1 की वैल्यू जो है वो C2 के कंपेयर कम है, तो ये वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, इसलिए इसमें हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पीड पॉजिटिव में चाहिए, तो डेल C अपॉन डेल T। प्रोडक्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव का साइन रखते हैं, जबकि रिएक्टेंट के केस में हम किसका साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो बात होती है एवरेज रेट की। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट की, तो ये जो है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें ये बोल दिया कि इस टाइम पे, इस T टाइम पे रेट बताइए, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे। तो ये जो कर्व है, ये जो ये कर्व बन रहा है, यही किसको शो कर रहा है, इसकी रेट को। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे ये बोल दिया, यहाँ पे आप बताइए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंस्टेंटेनियस, उसको डिटरमाइन कीजिए। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर दो अलग अलग टाइम के बीच का एवरेज नहीं निकालना है, हमें पर्टिकुलर उस पॉइंट की बात कर रहा है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ पे इसकी कितनी है, ये हो सकता है पूछ ले यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, ये अलग अलग दो टाइम के बीच का एवरेज नहीं निकाल रहा है। इसलिए एक स्मॉल चेंजमेंट है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है D से, तो DC अपॉन DT, ये किसको शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। आई होप आपको दोनों रेट ऑफ रिएक्शंस में कंपैरिजन पता चल गया होगा, डिफरेंस क्या है वो पता चल गया होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग टाइम्स के बीच का एवरेज जो होता है उसके बीच के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिटरमाइन करता है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो पर्टिकुलर एक टाइम पे हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग सपोज करते हैं ये रिएक्शन है A प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, हमने अभी पीछे देखा है -1/a डेल A अपॉन डेल
सॉरी dA/dt स्मॉल चेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ज़्यादा चेंजमेंट की बात होती तो डेल आ जाता, एवरेज को शो करता। -1/b dB/dt ये रिएक्टेंट के एफर्ट्स में है। एंड देन प्रोडक्ट के अगर हम बात करें तो प्लस का साइन आएगा, +1/x dx/dt +1/y dy/dt। अब बात आती है कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो हम इसको क्या करेंगे, dA/dt। हम यहाँ माइनस का निशान शो नहीं करेंगे, क्योंकि जब बात आ रही है डिसअपीयरेंस की तो ये अपने आप में किसको, कमी को शो कर रहा है, अपने सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कमी को। तो अब हमें यहाँ माइनस का सिंबल शो करने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी के कंपैरिजन में अगर लिखना हो तो dB/dt हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमें यहाँ पे किसी भी माइनस के सिंबल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स। अब फॉर्मेशन हो रहा है मतलब बन रहा है, वो चीज़ बढ़ रही है, तो अब हमें प्लस की निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, dx/dt डायरेक्ट लिखेंगे। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y dy/dt मीन्स जो रिएक्टेंट है जहाँ माइनस का सिंबल लगाते थे उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और अपीयरेंस या फॉर्मेशन किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, जिसमें हमें प्लस का जो सिंबल है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के दो तरीके हैं, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन, जिसमें हमें प्लस और माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स हमने किस टाइप के लिए, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा उस रिएक्शन की रेट पे। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट स्मॉलर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो हमें भी पता है कि अगर रिएक्टेंट जो हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए क्या होगा, जितने ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए दो रिएक्शन हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, दोनों सेम ही दिखाई दे रही हैं, बट एक रिएक्शन फास्ट है और दूसरी स्लो है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो बॉन्ड हैं उनकी स्ट्रॉन्ग और वीकनेस पे ये रिएक्शन डिपेंड करती हैं। इट मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की नेचर कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स जब रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन होगी, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने रिएक्टेंट किस नेचर का लिया है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, या वाइस वर्सा। यानी अगर हम लोग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा लेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, रिएक्शन फटाफट प्रॉपरली होगी, और अगर कंसंट्रेशन ही कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। टेम्परेचर पे भी क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगी, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट द सब्सटेंस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड अप इन रिएक्शन। यानी कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं, वो होते हैं कैटलिस्ट। सरफेस एरिया, ऑफ कोर्स सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। उस रिएक्शन को होने के लिए प्रॉपरली पूरा एरिया मिलेगा और वो फटाफट अपने मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक करेगी, नए मॉलिक्यूल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी और रिएक्शन क्विकली हो जाएगी। तो सरफेस एरिया जो है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आज हम लोगों ने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। 2 टाइप्स की रेट ऑफ रिएक्शन थी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, और इसके बाद में हमने इसके फैक्टर्स देखे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।